मैं एक सब्जी वाला था और मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम करने का सोचा भी नहीं था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि पैसों की लालच में मैं एक ऐसे रास्ते का मुसाफिर बन जाऊंगा जहां से वापस पलटना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। मेरी मालकिन ने आधी रात को जो कुछ मेरे साथ किया तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझ जैसे पेंडू को अपने घर का नौकर रखने के पीछे उस औरत की ऐसी घिनौनी वजह भी हो सकती है। कुछ लोग अपने जिस्म की प्यास की खातिर उस हद तक गिर जाते हैं कि सही और गलत का फर्क तक भूल जाते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मैंने अपना काम छोड़कर चंद पैसों के लालच में एक हसीन और जवान औरत के घर नौकरी की। तो उस औरत ने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मेरे साथ जो कुछ किया, मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। मेरा नाम दिलीप है, मेरी उम्र 25 साल है। मेरा संबंध महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से है और मैं एक पेंडू से किस्म का इंसान हूँ। पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, इसलिए जब घर का गुजारा करने के लिए पैसों का मसला हुआ तो मैं मुंबई जैसे बड़े शहर में आ गया। मैंने सुन रखा था कि मुंबई में अच्छे रोजगार के मौके मिल ही जाते हैं। मैं भी यही सोचकर मुंबई चला आया कि 4 पैसे कमाकर अपने बीवी बच्चों का पेट भर लूंगा। मेरे 2 मासूम से बच्चे और एक बहुत ही मोहब्बत करने वाली वफादार पत्नी को मैं गांव में ही छोड़ आया था। मुंबई आकर जब मुझे कोई काम समझ न आया तो मैंने अपनी जेब में मौजूद 10,000 रुपए से एक ठेला खरीद लिया और सब्जी का काम शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में मुझे मुनाफा हासिल होने लगा तो मैंने उसी काम को जारी रखा। मैं बड़ी सब्जी मंडी से सब्जी खरीदता और अपने ठेले पर बहुत सलीके से सब्जी जमाकर मुंबई के वीआईपी इलाकों में बेचने के लिए निकल पड़ता, क्योंकि मुझे सब्जियों के दाम सारे शहर की अपेक्षा वहां ज्यादा मिल जाया करते थे। एक दफा मैं इत्तेफाक से एक इलाके में सब्जी बेचने आया था। उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा मुनाफा रोजाना से कहीं ज्यादा हुआ है। फिर क्या था, मैं रोज ही उस इलाके में सब्जी बेचने के लिए निकल पड़ता। एक दिन दोपहर के वक्त मैं ऐसे ही आवाज लगाता अपने काम में बिजी था कि जब एक बहुत बड़े बंगले से एक खूबसूरत औरत निकल कर आई और देखे बगैर ही उसने काफी सारी सब्जियां खरीद ली। उसकी निगाह लगातार मुझ पर ही जमी हुई थी। न जाने उसकी नजरों में ऐसा क्या था कि मुझे कुछ उलझन महसूस हो रही थी। उसने सब्जियां लेने के बाद जैसे ही पैसे मेरे हाथ में पकड़ाए तो उसका नर्म नाजुक हाथ मेरे हाथ से टकराया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज तक मैं जब भी किसी औरत के हाथ से पैसे लेता तो औरत खुद ही इतनी एहतियात बरतती कि मेरा हाथ उसके हाथ से न टकराता था, लेकिन उस औरत का हाथ मेरे हाथ से टकराया तो मुझे लगा कि जैसे उसने जानबूझकर ये काम किया हो। जाते जाते एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट मेरी तरफ उछालकर वापस बंगले में चली गई। मैंने पैसे लिए तो मुझे उसने ज्यादा ही पैसे दे दिए थे। मुझे लगा शायद बड़े बंगले वाली है इसलिए ज्यादा पैसे दे गई है। मैं अपने नियम के मुताबिक अपना काम करके वापस उस जगह लौटा जहां मैंने एक छोटा सा किराए का कमरा ले रखा था और मैं अपने ठेले समेत उसी कमरे में रात बसर करता था। रह रहकर मुझे उस औरत का चेहरा याद आ रहा था। वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसका अंदाज भी बिल्कुल अलग था। न जाने क्यों पहली दफा मैं अपनी पत्नी के बारे में नहीं बल्कि उस अनजान औरत के बारे में सोचते सोचते सोया था। अगले दिन भी मैं सब्जी मंडी से सब्जी लेकर उस इलाके में पहुंच गया। उस बंगले के आगे गया ही था कि मेरी आवाज सुनकर वो दोबारा सब्जी लेने के लिए आ गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मेरे इंतजार में ही थी। आज भी मेरा चेहरा तकते हुए वो सब्जी खरीद रही थी और उसका ध्यान सब्जी से कहीं ज्यादा मेरी तरफ था। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। अक्सर मेरी पत्नी कहती थी कि आप पूरे गांव के सबसे हसीन मर्द हैं, लेकिन इस शहरी औरत की नजरों ने मुझे इस बात का पूरी तरह एहसास दिला दिया था कि मैं वाकई में हसीन और खूबसूरत हूँ। मैं 6 फीट का एक लंबा चौड़ा जवान मर्द था और हर गांव वालों की तरह मेरा जिस्म भी कसरत से हरा भरा था। उस औरत ने सब्जी खरीदने के बाद जैसे ही मेरी तरफ पैसे बढ़ाए तो मैं कुछ सावधान सा हो गया। मैं देखना चाहता था कि उसका हाथ गलती से टकराया था या उसने जानबूझकर ऐसी हरकत की थी। और उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब पैसे देते वक्त उसने जानबूझकर पूरी तरह मेरे हाथ से अपना हाथ टकराया था। मैं जान गया था कि ये कोई गलती नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। मैं घबरा सा गया था क्योंकि ये मेरी जिंदगी का पहला संयोग था। आज तक मैंने अपनी पत्नी के अलावा किसी गैर औरत के होने को महसूस नहीं किया था। मेरे गांव में तो औरत शर्मो हया वाली थी, कभी किसी गैर मर्द के आगे अपना घूंघट तक नहीं उठाती थी। लेकिन शहर में ऐसा कोई रिवाज नहीं था। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि यहाँ की औरतें इस कदर आजाद ख्यालों की होंगी। वो तो वापस चली गई थी, लेकिन मेरा सारा ध्यान बट गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी बंगले की मालकिन है तो फिर मेरे साथ इस तरह से क्यों पेश आ रही है। मैं तो एक मामूली सा सब्जी बेचने वाला था
मेरी औकात उसके आगे मिट्टी के बराबर भी नहीं थी। उसने मुझे फिर से ज्यादा पैसे दिए थे और वो अच्छे खासे थे, जिन्हें देखकर मुझे खुशी भी हुई थी। लेकिन मुझे उसकी इस कृपा दृष्टि का ये सिलसिला समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन मैं फिर गया तो अब की बार उसने मेरा हाथ छूने के बाद वापस जाने की बजाय मुझसे बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। वो मुझसे मेरे बारे में पूछ रही थी। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। वो खुद ही मुझे बताने लगी कि उसका नाम गोरी है, उसका पति और वो उस बंगले में रहते हैं और उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, बस उसे एक अच्छे नौकर की जरूरत है। ये सुनकर मुझे कुछ हैरानी हुई कि वो एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ इस तरह पेश आ रही थी जैसे कुंवारी हो। कुछ दिन ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और फिर एक दिन वो मुझसे कहने लगी कि दिलीप, तुम अपना सब्जी का ये ठेला बेच दो और मेरे घर नौकर लग जाओ। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगी और तुम्हें सर्द गर्म मौसम में गली गली घूमने से भी निजात मिल जाएगी। वो मुझे रहने के साथ साथ 40,000 रुपयों की तनख्वाह ऑफर कर रही थी, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। इतने पैसों का सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अगर मुझे पहले मालूम होता कि शहर में नौकरों को इतनी तनख्वाह मिलती है तो मैं पहले ही किसी घर में नौकर लग जाता। इतनी रकम तो मैं 4 महीने में भी नहीं कमा पाया था। मुझे पैसों की जरूरत थी क्योंकि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहता था और बस इसी लालच में आकर मैंने अपना सब्जी का ठेला बेच दिया और बिना सोचे समझे उस औरत की ऑफर को स्वीकार कर लिया। उस औरत ने मुझसे कहा था कि वो जो भी काम कहेगी वो मुझे करना होगा। मैं काफी वक्त से शहर में अकेला था, इसलिए काफी सारे कामों में माहिर हो चुका था। किराए के घर से भी मेरी जान छूट रही थी। मुझे भला क्या मसला हो सकता था। मैं अपना जरूरत का थोड़ा सा सामान लेकर उसके बंगले के बड़े से सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो गया। सबसे पहले तो उसने मुझे कुछ अच्छे कपड़े दिए और कहने लगी कि तुम्हारे ये कपड़े बहुत ही पुराने और भद्दे हो चुके हैं, अब तुम इन्हें फेंक दो और मेरे दिए हुए कपड़े पहनो। वो कपड़े बहुत ही अच्छे और महंगे मालूम हो रहे थे। मालकिन की मेहरबानी पर मैंने दिल से उनका धन्यवाद किया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मालकिन, मैं आपके पति से भी मिलना चाहता हूँ ताकि मैं साहब को भी प्रणाम कर सकूं। मेरी बात सुनकर मालकिन मुस्कुरा दी और कहने लगी कि मेरे पति तो कारोबार के सिलसिले में अमेरिका गए हुए हैं और उनकी वापसी 6 महीने से पहले मुमकिन नहीं। मालकिन की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। दिल ही दिल में सोचने लगा कि कैसी औरत है जो अपने पति की गैर मौजूदगी में एक जवान मर्द को अपना नौकर रख बैठी है। मगर मुझे उससे क्या मतलब था। मुझे तो 40,000 रुपए से मतलब था, जिससे मेरी आने वाली जिंदगी संवर जाती। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मालकिन ने मुझसे छोटे मोटे घर के काम करवाए थे जो मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे। ऐसे ही रात हो गई थी, लेकिन जो बात मेरे लिए बहुत ज्यादा अजीब थी वो मालकिन का रवैया था। वो सारा ही दिन मेरे इस कदर करीब रही थी कि मेरे लिए काम करना भी मुश्किल हो रहा था। रात को मालकिन कहने लगी कि तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। मेरे अलावा एक और नौकरानी भी घर में मौजूद थी जो सफाई और खाना पकाने का काम अंजाम देती थी। उसने रात का खाना भी मेरे कमरे में पहुंचा दिया था। वो नौकरानी अपने सर्वेंट क्वार्टर में जा चुकी थी और मैं अपने क्वार्टर में खाना खाकर आराम करने की नियत से लेटने ही वाला था कि मालकिन खुद ही चाय का कप उठाकर मेरे कमरे में चली आई और कहने लगी कि ठंड बहुत है। मैंने सोचा कि तुम्हें चाय पीने की ख्वाहिश होगी। मालकिन बहुत ही अच्छे से तैयार थी और लाल रंग के कपड़ों में बहुत ही हसीन लग रही थी। जब मालिक घर पर नहीं थे तो मालकिन इतनी रात को किसके लिए तैयार हुई थी। मुझे तो ये शहरी औरतें समझ नहीं आई थी। खरीदारी के लिए बाजार भी जाती तो ऐसे सज धज कर जाती कि मैं उन्हें देखकर हैरान रह जाता। मेरे गांव में तो औरतें शादी के मौके पर भी इतना तैयार नहीं होती थी। मैंने चोरी चुपके मालकिन की तरफ एक नजर डाली। मुझे वाकई में चाय की तलब हो रही थी, इसलिए मैंने मालकिन के हाथों से चाय का कप लिया। एक दफा फिर मालकिन का हाथ मेरे हाथ से टकराया था और मेरे अंदर अजीब से जज्बात पैदा हो गए थे। रात के इस पहर एक पराई औरत के इस तरह मेरे करीब होने ने मेरे अंदर हलचल सी मचा दी थी। मुझे अपनी पत्नी रेणु का याद आने लगी थी। मालकिन मेरे बिस्तर पर मेरे बहुत ही करीब बैठी हुई थी। मैं एक जवान मर्द था और अपनी पत्नी के बगैर 6 महीने से इस शहर की खाक छान रहा था। मेरे अंदर भी कुछ जज्बात थे जो हर गुजरते दिन के साथ मुझे बेचैन कर रहे थे, लेकिन मैंने कभी किसी गलत काम के बारे में नहीं सोचा था। मगर मालकिन का अंदाज मेरे अंदर तूफान बर्पा कर रहा था। मुझे चाय पीकर लेटे हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मैं गहरी नींद सो चुका था और सवेरे जब मेरी आंख खुली तो मेरा सारा जिस्म दर्द कर रहा था। और जो बात मेरे लिए सबसे अजीब थी वो मेरे जिस्म पर मौजूद कपड़े थे जो बेतरतीब और सलवट से भरे पड़े थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे कपड़ों को नोच लिया हो। मेरे पैरों में भी बहुत तकलीफ हो रही थी और कमजोरी का एहसास भी।
मैं बिस्तर से उठा तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं बहुत बड़ा पाप कर चुका हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं था। शायद अपनी पत्नी की याद में मैं अपने जज्बात पर नींद में भी काबू नहीं रख सका था, क्योंकि मैं रात में रेणुका को सोचते सोचते ही सो गया था। मैंने स्नान किया और एक दफा फिर मालकिन के बताए छोटे मोटे कामों को अंजाम देने लगा। मालकिन सारा दिन मेरे आगे पीछे फिरती रही। उनके चेहरे पर ऐसी रौनक और मुस्कुराहट थी जो मैंने पहले नहीं देखी थी। मालकिन बहुत ही खुश मिजाज और नरम दिल थी। मैं उसकी नौकरी से बहुत हद तक खुश था। अगर इतने थोड़े से कामों के मुझे 40,000 रुपये मिल रहे थे तो ये मेरी खुशनसीबी थी। दिन यूं ही गुजर गया। पूरे दिन में कभी कभी मैंने मालकिन को मोबाइल फोन पर बहुत ही घटिया किस्म की वीडियोस देखते हुए भी पाया था, जिन पर नजर पड़ते ही मैं शर्म से पानी पानी हो गया था। रात को एक दफा फिर मालकिन चाय का कप लेने मेरे पास आ गई। मैं हैरान था कि कोई मालकिन एक नौकर के साथ इतनी मेहरबान भी कैसे हो सकती है कि वो खुद चाय बनाकर नौकर के सर्वेंट क्वार्टर तक चली आए। कुछ देर मुझसे बात करके मालकिन चली गई। मैं भी चाय पी चुका था और लेटते ही मुझे नींद भी आ गई थी। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा जिस्म फिर से दर्द कर रहा था और मेरे बिस्तर की चादर उस तरह नीचे पड़ी हुई थी जैसे किसी ने रात भर बिस्तर पर कोई जंग की हो। मैं हैरान था, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं तो जिस करवट सोता सुबह भी उसी करवट मेरी आंख खुलती थी। फिर बिस्तर की चादर कैसे उतर गई थी? मुझे अपना शरीर भी अजीब गंदा सा महसूस हो रहा था। मैंने स्नान किया और एक दफा फिर अपने काम पर लग गया, लेकिन सारा वक्त मुझे यही बात सताती रही कि रात को मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आने लगी है और रात भर ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से सब कुछ तितर बितर हो जाता है। रात मालकिन मेरे लिए चाय लेकर आई तो न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस चाय को पीते ही मुझे नींद आने लगती है। मैंने सोचा कि क्यों ना चाय पीने की बजाय चाय को बाहर फेंक दूं और फिर देखूं कि क्या होता है। खैर मैंने ऐसा ही किया। रात को मैंने चाय पीने की बजाय मालकिन की नजरों से बचाकर चाय को बाहर फेंक दी और खुद आंखें बंद करके लेट गया। मुझे लेटे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे कमरे में दोबारा किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं आंखें बंद किए ही लेटा रहा। फिर मुझे अपने बिस्तर पर ही किसी का होना महसूस हुआ। कोई मेरे बहुत करीब लेट गया था और फिर मुझे जैसे ही अपने शरीर पर किसी के हाथों का एहसास हुआ तो मेरी जान निकल गई। चूड़ियों की खनखन ने मुझे बता दिया था कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरी मालकिन है। मेरी मालकिन आधी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही थी, ये सोचकर मेरी जान हवा होने लगी। मालकिन ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ जो कुछ किया उसके बाद मेरे लिए आंखें बंद रखना मुश्किल हो गया था। आज पहली दफा मैं होश में था और मुझे मालूम हो गया था कि हर रात मेरे साथ क्या हो रहा था। मैंने आंखें खोल दी थी। मुझे जागता देखकर मालकिन एकदम परेशान हो गई और कहने लगी, दिलीप आज तुम सोए नहीं। मैंने घबराकर मालकिन से कहा कि आप ये सब क्या कर रही हैं। उसके बाद जो कुछ मालकिन ने मुझे बताया वो सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मालकिन कहने लगी कि उसका पति एक बूढ़ा व्यक्ति है और वो उसके जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करने के काबिल नहीं है। इसलिए जब मैंने पहली दफा तुझे देखा तो मुझे लगा कि मैं ही वो मर्द हूँ जो मेरी अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। इसलिए मैंने तुझे इतनी ज्यादा तनख्वाह पर अपने पास नौकर रखा है। वो एक गरीब घराने की लड़की थी और नौकरी के सिलसिले में अपने पति से ऑफिस में मिली थी। उसके पति ने उसे अच्छी नौकरी देने की बजाय अपनी सेक्रेटरी रख दिया और बहाने बहाने से उसे इस्तेमाल करने लगा। गोरी ने उससे शादी की बात की तो वो फौरन ही मान गया। उसके लिए तो यही बहुत था कि एक जवान और हसीन लड़की खुद उससे शादी करना चाहती है। गोरी ने अपने बूढ़े पति से ये सोचकर शादी कर ली कि इस तरह कम से कम उसकी गरीबी तो खत्म हो जाएगी। लेकिन गोरी को क्या खबर थी कि वो जिस आदमी से शादी कर रही है उसकी उम्र ने उसे खत्म कर दिया है। वो उसकी जवानी को संभालने के काबिल नहीं रहा है। गोरी जब उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहती तो तंग आकर वो कारोबार के सिलसिले में अमेरिका चला गया और गोरी को यहाँ तनहा छोड़ गया। गोरी के लिए ये पल बहुत दर्दनाक साबित हुए। उसके पास अब रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी और उसकी गरीबी भी मिट चुकी थी, लेकिन उसके अंदर की प्यास ने उसे मार दिया था। ऐसे में जब उसने मुझे देखा तो उसे लगा कि मेरे जरिए वो अपने अंदर की हवस मिटा सकती है। वो मेरे इस कदर करीब मौजूद थी कि मेरी सांसें रुकने लगी थी। मैं सही और गलत का फर्क जानता था, इसलिए मैंने मालकिन से कहा कि ये सब ठीक नहीं है। मालकिन कहने लगी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरी सभी वीडियोज नेट पर डाल देगी जो उसने मेरे साथ बना ली है। मालकिन की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो मुझसे मोहब्बत चाहती थी और मुझे ब्लैकमेल भी कर रही थी। मैं डर गया और मजबूर होकर उसकी बात मान ली। बिना सोचे समझे ही मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी करने की धमकी स्वीकार कर ली। काफी देर तक वो मेरे साथ रही और उसके बाद वापस चली गई। मैं भी बहुत खुश था।
कुछ देर पहले तक पाप करने का जो खौफ था वो सब खत्म हो गया था। जब इंसान एक दफा गुनाह के दलदल में उतरता है तो उसका जमीर मुर्दा हो जाता है। शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अगली रात फिर वो मेरे पास चली आई। अब तो उसे मुझे बेहोश करने की जरूरत भी नहीं थी। वो पहले से भी ज्यादा अपना आप मुझ पर लुटाने लगी। मेरे लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया था। उसके अंदर न जाने कौन सी तड़प थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 दिन भी नहीं गुजरे थे और मेरी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। उसने तो मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए काबिल भी नहीं छोड़ा था। मैं गांव का गबरू जवान होने के बावजूद भी उसके आगे ठहर नहीं सका था। और फिर एक दिन घर के कामकाज करते हुए मुझे पता चला कि वो तो बहुत सारी ऐसी दवाई इस्तेमाल करती है कि जिसके बाद मेरे लिए उसे संतुष्ट करना मुमकिन ही नहीं था। धीरे धीरे मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो किसी न किसी दिमागी मर्ज का शिकार है और उसका असल मसला दरअसल कुछ और ही है। शायद इसलिए उसका पति भी तंग आकर उसे छोड़कर बाहर चला गया था। मेरे लिए भी अब उसके साथ रहना मुमकिन नहीं था। मैंने मालकिन से कहा कि मैं वापस अपने गांव जाना चाहता हूँ, कुछ दिन बाद लौट आऊंगा। लेकिन वो तो मेरे कदमों में गिर गई और कहने लगी कि अगर मैं उसे छोड़कर गया तो एक रात भी जिंदा नहीं रह पाएगी। उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने अक्सर उसे फोन पर भी गंदी फिल्में देखते हुए देखा था और फिर उन्हीं सभी चीजों ने उसके अंदर एक हैवान सा भर दिया था। मैं कितनी भी कोशिश कर लेता लेकिन वो कभी संतुष्ट न हो पाती। हर गुजरते दिन के साथ मुझे ये नौकरी कोई वबाल मालूम हो रही थी। और एक रात में उसके कमरे में जाने के बाद चुपके से दीवार कूदकर उसके बंगले से भाग निकला। मेरे लिए खुद को बचाने का एक यही आसान तरीका था, वरना तो शायद वो मुझे भी किसी काबिल नहीं छोड़ती। मैं उस इलाके से बहुत दूर निकल आया था और कभी पलटकर वापस नहीं जाने वाला था। मैंने अपनी वफादार पत्नी से बेवफाई की थी और शायद इसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा था। ना ही मेरी जेब में पैसे थे और ना ही सब्जी का ठेला रहा था। मैं बिल्कुल खाली हाथ हो गया था। मेरे लालच ने मुझे पूरी तरह डुबो दिया था। जो पैसे मालकिन से मुझे मिले थे वो मैंने अपनी पत्नी को भेज दिए थे। उसी रात मैं वापस अपने गांव के लिए रवाना हो गया। घर आया तो मेरी पत्नी मुझे देखकर मेरे सीने से लग गई और कहने लगी वो मुझे बहुत याद कर रही थी। मेरी 2 मासूम सी बेटियों का चेहरा भी खिल उठा था। वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी। वो बता रही थी कि उसने मेरे भेजे हुए पैसों से एक ऑटो खरीद लिया है जिसके जरिए हम अपनी बाकी की जिंदगी आसानी से गुजार सकते थे। मुझे तो मेरी पुरानी जिंदगी वापस मिल गई थी, लेकिन मुझ जैसे न जाने कितने पेंडू ऐसी शहरी औरतों का शिकार हो जाते हैं और उन्हें कभी वापस लौटने का मौका भी नहीं मिलता। चंद पैसों की खातिर मैंने हलाल की कमाई को छोड़ दिया था। मैं शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहता था, जिसकी सजा मुझे बहुत जल्द ही मिल गई थी। मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि कभी भी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता ना अपनाए, वरना आपका हाल भी शायद मुझसे अलग ना होगा। गोरी ने इस एक हफ्ते में हर रात मुझे जिस कदर दर्द दिया था मैं उसे आसान शब्दों में नहीं बता सकता। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे भागने के बाद उसने अपने लिए कोई ना कोई नया शिकार ढूंढ ही लिया होगा, क्योंकि वो एक दिमागी मरीज सी थी जिसे सिर्फ और सिर्फ जिस्म की ख्वाहिश थी। मैं नहीं जानता था कि उसने मेरी वीडियोज के साथ क्या किया होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता था कि मेरी वफादार पत्नी मुझसे इतनी मोहब्बत जरूर करती है कि सारा सच जानने के बावजूद भी वो मुझे माफ कर देगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।